अब आते हैं दो टाइप का मार्केट, अपने इक्विटी में भी पढ़ चुके हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे इसमें। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट मतलब अपने क्या लिखते हैं इसमें, कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व और कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कंपनी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, नया बॉन्ड नया शेयर ये सब इशू होता है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स ही आपस में लेन देन कर रहे हैं, कंपनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। प्राइस कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, कंपनी इज लीस्ट बॉदर्ड और लीस्ट इंटरेस्ट। तो देखो, सेल्स ऑफ न्यूली इशूड बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट वेर इशूअर सेल्स न्यू सिक्योरिटीज। आज सपोज करो तुम मैनेजर है कंपनी, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उससे तुमको क्या लेना है, तुम्हारा काम क्या है, बिजनेस करना। बट नॉर्मली वो स्टेक सेल का जब बात किसी के दिमाग में आता है, मतलब गोइंग कंसर्न इज अ प्रॉब्लम या गोइंग कंसर्न इज एट स्टेक। तो नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी कंपनी का गोइंग कंसर्न दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि गोइंग कंसर्न हो नहीं हो। तो इसीलिए अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कंपनी इज नॉट बॉदर्ड और शुड नॉट बी बॉदर्ड बाय द मार्केट। भाई अगर क्रैश भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, हम लोग को तो काम करना है, अपने आप रिजल्ट अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो भी हम लोग को पता है भाई घूम करके अपने को नीचे लाना ही, खुद ही आ जाएगा बाई डिफॉल्ट। तो कंपनी का काम है काम करना, नॉट शेयर प्राइस देखता रहना थियोरेटिकली। हाँ, मूविंग receives new capital in return. New issue bonds can be registered with the securities। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेंगे अगेन, इशूअर यानी कि भाई कंपनी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। अच्छा, एक एग्जांपल भी समझ लो। सपोज करो मेरा कंपनी एंड यू गाइस होल्ड 2% स्टेक इन द कंपनी। अभी तक आईपीओ नहीं निकला, अनलिस्टेड है। इफ तुम लोग किसी और शेयर होल्डर को या बॉन्ड होल्डर को अपना स्टेक सेल करते हो, इट कुड बी इक्विटी, इट कुड बी बॉन्ड, डज नॉट मैटर, इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सेल, प्राइमरी नहीं है। आई एम नॉट बॉदर्ड बाय, समझ रहे हो। तो इवन दो लिस्टेड मार्केट में काम नहीं हो रहा, बट वो प्राइमरी मार्केट नहीं है, क्योंकि हम नया शेयर नया बॉन्ड नहीं बांटना। तुम लोग आपस में ले बेच कर रहा, हमको को करनी। ये सब ध्यान रखना, क्वालिटी पेपर में ध्यान, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। इसीलिए हम बार बार ये नया नया वर्ड न्यू न्यू सर्कल करा दो। चलो अब थोड़ा थोड़ा ये थ्योरी पार्ट फटाफट मार्क कर लेंगे। बॉन्ड्स आर यूजुअली कैरिड आउट थ्रू अ इंटरमीडिएरी, जैसे अंडरराइटर होता है इक्विटी में, वैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स। एंड इशूअर दैट इज ऑफरिंग इट्स फर्स्ट एवर बॉन्ड इज नोन एज डेब्यू इशूअर। पहली बार मैच खेलना तो डेब्यू। And is typically a growing and maturing firm that is replacing bank loans with bonds. Bonds can be sold through an underwritten offering or best efforts offering। इसका डिटेल अपना आगे का चैप्टर में है, तो अपने वहीं पे ज्यादा जाएंगे, वरना भी डिस्कशन में अपने नहीं टाइम देंगे, बाद में करना ही। In an underwritten offering, the bond issue is guaranteed by the financial intermediaries conducting the, इसको हम समझा देना बेटर है, दिमाग को कुछ नहीं करना है, बाद में पूरा चैप्टर बेस। जैसे इक्विटी में अपने करते हैं ना, अंडरराइटर को करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक को पकड़ते हैं, तो उन लोग जितना भी माल बेच पाता है हम लोग उसको कमीशन देते हैं। बॉन्ड मार्केट का भी सेम होगा। सपोज हम लोग को 10 करोड़ रुपए का बॉन्ड निकालना, तो हम लोग 4 अंडरराइटर कि भाई आप लोग सबको 2.5 करोड़ रुपए का माल बेचना, तो सबको प्रोवाइडेड उन लोग अपना टारगेट अचीव कर लिया, सबको हम लोग 2.5 करोड़ रुपए पे कमीशन देते हैं। सिंपल है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली क्या होता है, बहुत जन ओवर एक्सटेंड कर लेता, भाई वो 3.5 करोड़ का माल बेचता, बहुत जन अंडर एक्सटेंड कर देता। तो प्रैक्टिकली में थोड़ा 19-20 हो जाता है ये सब चीज में। तो उसमें अलग अलग मेथड्स है जो अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वो सब प्रैक्टिकली होता है। अभी के लिए अपने को क्या समझ के चलना है कि जिसको जो जो राइट दिया गया है या जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उन लोग को उस पर ही कमीशन दे आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल इट। अब आ जाओ सेल्फ रजिस्ट्रेशन। अब इसको देखो, इसको भी ट्राई कोरिलेट जो अपने 11th-12 में पढ़े। 11th-12 में अकाउंट में शेयर्स का पार्ट पढ़ते हैं ना, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। 10 रुपए का चीज को 4 बार एंट्री एक ही लिखा था, वही दो पहले एक डब्बा में डालो फिर बैंक में डालो, ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन वही थी। तो सपोज करो कि
अपने को बॉन्ड्स के थ्रू लेट्स से 5 करोड़ रुपए उठाना, लेकिन वो पूरा 5 करोड़ जो हम लोग को प्रोजेक्ट में चाहिए अभी काम में नहीं, अभी हम लोग को लेट्स से 1 करोड़ का ही काम। तो अगर हम लोग अभी 5 करोड़ रेस कर लेते तो इन्वेस्टर्स, कंपनी, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, सबके पास तो बुक्स जाएगा। उन लोग क्या देखेगा, भाई 5 करोड़ इशू कर लिया, काम में लिया 1 करोड़, बेवकूफ की तरह 5 करोड़ पे इंटरेस्ट दे रहा है। जब बॉन्ड इशू किया तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो फिर क्या फायदा हुआ इशू करके? तब तो कंपनी का मैनेजमेंट थोड़ा ठीक नहीं है, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी खराब है। जब 1 करोड़ का ही काम था तो भाई 1 करोड़ रुपए मांगो ना, 5 करोड़ मांग के बैंक में पड़ा हुआ कोई सेंस नहीं है। उसमें भी एफडी नहीं, करेंट अकाउंट में पड़ा, तो बेकार वाला काम होगा। तो मैनेजमेंट ये सोच रहा है यार, लेकिन हम लोग को तो हर साल 1-1 करोड़ रुपया चाहिए। अब हर साल हम बॉन्ड इशू लेके आएंगे क्या? बॉन्ड इशू में खर्चा है, टाइम कंज्यूमिंग है, सारा फॉर्मेलिटीज है, तुम्हारा एक्सचेंज का भी, तो वो सब झमेला में जाएंगे कि बिजनेस करें। तो ये सब जब ऐसा सिचुएशन हुआ था तो उन लोग सेल्फ रजिस्ट्रेशन लेके आए। मतलब हम एक बार में उसने लिख ली कि देखो हम 5 साल तक पैसा उठाएंगे या हम 3 साल तक पैसा उठाएंगे, हर साल हम 1-1 करोड़ 1-1 करोड़ उठाएंगे फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम लेट्स से अप्रैल टू जुलाई या अप्रैल टू जून, 2 महीना 3 महीने का टाइम दे देंगे कि किस टाइम पे हम पैसा उठाएंगे, और वो प्रोस्पेक्टस की तरह सबको बांट। अब जिसको एप्लीकेशन करना है वो ये सोच के करे कि भाई ये 1 करोड़ का फंड नहीं है, ये 5 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, और हर साल रिक्वायरमेंट कॉल होगा। अगर कॉल आप सपोज नहीं कर पाते तो अपने शेयर और फीचर वो सब पढ़े थे, वही सब वाला स्टेप नहीं पूछा। क्लियर है? दिस इज नोन एज सेल्फ रजिस्ट्रेशन। इसमें एक ही बार सारा फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है, जो फीस है देना पड़ता है, उसके बाद वो नेचुरली हर साल अपने आप इशू होगी। तो इसमें अब कंपनी का क्या फायदा होगी? 1 करोड़ रुपए ही ब्याज है पहला साल। जब 1 करोड़ रुपए उठाए उस पर ब्याज जितना उठाया उतना पे ही। मेरा रुपया 4 करोड़ रुपए जो पहला केस में फालतू में ब्याज लग रहा था, इंटरेस्ट लग रहा था, वो अब नहीं लगे। A bond issue is registered with securities regulators in its total value, aggregate मतलब total, with the master prospectus. The bonds can then be issued over time where the issuer needs to raise. Simple. Debut issues usually require weeks of road shows, मतलब वही एडवर्टाइजमेंट और फिर ऑफिस का चक्कर वक्कर लगाना, सब बैग लगने को, वो सब अलग झमेला। By underwriters prior to the issue date to introduce investors to the debut issuer, क्योंकि नया कंपनी अभी तक ज्यादा लोग अवेयरनेस भी नहीं है। बट रिपीट इश्यूज टेक मच लेस टाइम, क्योंकि अब लोगों को मालूम है कंपनी के बारे में, ऑलरेडी एक बॉन्ड लिस्टेड है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इजीली निकलेगा। वही चीज फॉर इन्वेस्टमेंट ग्रेड मतलब हाई क्वालिटी फ्रीक्वेंट इशूअर विद अ फुल्ली अंडररिटन सेल्फ रजिस्ट्रेशन, the time between transaction being agreed and being completed may be a matter of hours। मतलब तुरंत काम हो। सोच कल रात को सोचे उस टाइप से वाला, मैंने प्रोवाइडेड सब फाइलिंग हो चुका है, तब एक ही दिन के अंदर काम हो जाए। Because bond funds and other investors are likely already familiar with the issue and regulatory registrations have already been made, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, फ्रीक्वेंट इशूअर है, ठीक है। इशुएंस इज लाइकली टू टेक सिग्निफिकेंटली लॉन्गर, स्मॉलर इशू है, हाई एंड इशू है, मोर डिटेल, ठीक है। तो अपने बेस्ट एफर्ट्स बेसिस अपने करेंगे डिस्कस बाद में चैप्टर पे। अंडर रिटन कर ली। एक और है ऑक्शन, यहाँ पे मार्क कर लो, स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी इशूड बाय अ पब्लिक ऑक्शन? तो गवर्नमेंट बॉन्ड। मतलब एकदम हम गंदा थ्योरी पेपर का बात करें उस टाइप, बट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंडरी मार्केट्स, ट्रेडिंग ऑफ प्रीवियसली इशूड बॉन्ड्स अमंग इन्वेस्टर्स। नॉर्मली कंप्यूटर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर सिस्टम्स के थ्रू काम होता है, बट वो इक्विटी का होता है। बॉन्ड्स में अभी भी मोस्टली ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, जो अपने फॉरवर्ड मार्केट के थ्रू करते थे, तो रिस्क इसमें ज्यादा हो, डिफॉल्ट रिस्क।
Dealers post quotes comprising bid prices, ask or offer prices for various bonds. The difference in the bid or ask is the dealer spread. ठीक है, अपने को पता है। ये वाला पार्ट को काटना नहीं है। ये छोटा सा तीन लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कौन सा टाइप का बॉन्ड में? लिक्विड रिसेंटली इशू मतलब अभी जस्ट ताजा इशू हुआ तो उसको हम लोग ऑन द रन बोलते हैं। अगर थोड़ा पुराना हो गया तो उसको हम लोग ऑफ द रन बोलते हैं। रिसेंटली इशूड ऑन द रन डेवलप्ड मार्केट, एंड डेवलप्ड मार्केट में भी उसका गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो सॉवरेन बॉन्ड्स। हाई क्रेडिट क्वालिटी कॉर्पोरेट फ्रीक्वेंट इशूअर्स, अगर गवर्नमेंट नहीं है तो फिर डेवलप्ड मार्केट का हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट इशूअर जो बहुत बार इशू कर चुका है, डेब्यू इशूअर नहीं है। फ्रीक्वेंट इशूअर टू 10 to 20 बेसिस पॉइंट्स टिकट्स, मतलब स्प्रेड चेंज हो जाएगा अगर अपन थोड़ा नीचे जाते रहेंगे। तो ये अपना क्राइटेरिया हो गया वापस से कौन सा रिसेंटली इशूड, डेवलप्ड, सॉवरेन एंड हाई क्वालिटी क्रेडिट कॉर्पोरेट। फाइनली डिस्ट्रेस डेट, तो ये क्या होता है? देखो, पहले एक एग्जांपल करेंगे एंड फिर रीड करेंगे। कंपनी की हालत खराब, डिस्ट्रेस मतलब ही कंपनी की हालत खराब है, जहां तक है बंद होने का कदर। अदर एसेट्स फिक्स होते, ठीक। अब नॉर्मल सा बात है, ये बॉन्ड का प्राइस भी क्रैश हो गया। डिस्ट्रेस डेट क्या होता है? सपोज करो मार्केट प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड हैज गॉन डाउन टू 40 रुपीज। अब हम लोग कंपनी का बुक्स देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं भाई इसके पास एसेट्स तो 110 का है, और एसेट मान लो लिक्विडेशन हो रहा था, कंपनी बंद हो गया। अगर एसेट्स लिक्विडेट होता सबसे पहले तो बॉन्ड को मिलेगा, इक्विटी वाले को तो मिलना नहीं है। तो हम लोग अब एसेट्स देख रहे हैं इसके पास क्या क्या है। हम लोग देखे भाई घूम फिर के 70% तक तो रिकवर हो जाएगा रुपए, मतलब टोटल में 75 रुपीज तो मिल जाएगा पर बॉन्ड होल्डर। तो मार्केट में कितना प्राइस चल रहा? तो इससे अच्छा भाई बाय कर लो, तो अंडर वैल्यूड है। हमको पता है कंपनी का हालत खराब है, हमको ये भी पता है कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा, जाने हम 40 में अगर अभी बाय करेंगे, जब माल लिक्विडेट होगा हमको पर बॉन्ड 75 रुपीज मिलेगा टारगेट में। तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रेस डेट। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कंपनी डूब जाएगा या फिर कंपनी पता नहीं कैसे यहाँ से कुछ मैजिक करके बहुत तेज हो जाएगा, आइदर वे वर्क्स। तो अगर मान लो यहाँ से कंपनी में अपसाइड भी आता है, लिक्विडेशन का सीन नहीं भी बैठता, तो एट मेजोरिटी ये 100 रुपया देके जाएगा, तो और अच्छा होता। तो दोनों ही सिचुएशन में थोड़ा सा विन विन सिचुएशन बैठता। आप 40 का फिर 75 में बेचो, अगर कंपनी डूब जाता है तो, या वरना 40 का 100 में बेचो, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। फर्स्ट एग्जांपल में ये था कि मार्केट प्राइस है अपना 40 रुपीज पर बॉन्ड, लेकिन अगर हम एसेट्स यहाँ पे सेल करें, कंपनी के जो जो एसेट्स है, मान लो डेटर है, इन्वेंट्री है, फिक्स्ड एसेट्स है, तो बुक वैल्यू 110 है, लेकिन मार्केट वैल्यू अलग होगा। तो मार्केट में हम बेचने गए तो हमको 75 रुपीज मिल जाएगा पर बॉन्ड। पर बॉन्ड जब मार्केट प्राइस 40 है, हमको 75 मिल सकता, तो भाई इससे अच्छा खरीद लो। जब कंपनी लिक्विडेट भी करेगा तो एक बॉन्ड होल्डर को तो अप्रोक्सीमेट 75 बैठेगा, मान लो गलत भी हो गए 65 बैठेगा। Is the name given to bonds of issuers that are in or expected to file for bankruptcy. Distressed debt investor might buy the debt from other institutions that are prohibited from owning securities with low credit ratings. For example, banks. तो बैंक्स मान लो एक कंपनी को डेट दी, उस समय कंपनी का हालत बहुत अच्छा था, बॉन्ड्स बाय किया। अब हालत थोड़ा खराब हो गया, उसका क्रेडिट रेटिंग घट गया। बट बैंक्स का रूल्स होता है, इंश्योरेंस कंपनीज का रूल्स होता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा रिस्क आपको अलाउ नहीं है। तो उन लोग को पता है कि हो सकता है टर्न अराउंड आ जाए, कंपनी का अवस्था सुधर भी जाए, दे कैन नॉट होल्ड इट, क्योंकि उतना रिस्क उन लोगों का पोर्टफोलियो के लिए वैलिड नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू डू सो।
तो आप चाहे तो उन लोग से डायरेक्ट परचेज कर लो, वही चीज वो। एंड एम्स टू प्रॉफिट फ्रॉम द इशूअर्स फॉर्च्यून्स रिवर्सिंग, जो अपने बोले बेस्ट सिनेरियो, या फिर हायर देन रिकवरी एक्सपेक्टेड रिच इन लिक्विडेशन, 40 के बदले आपको 75 मिल जाएगा। और वैल्यू एनहांसिंग रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इशू फॉर एन अदरवाइज इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड इशू एंटरिंग अ डिस्ट्रेस सिचुएशंस में टेम्परेरी इंक्रीज ट्रेडिंग एक्टिविटी, मतलब ऑलरेडी इसमें बिड आस्क है नहीं, मतलब बहुत ज्यादा है, काम है नहीं, तो उसमें भी अगर आप इन्वेस्टिंग करने लग जाओगे तो एक बार के लिए तो एक्टिविटी बढ़ जाएगा ना, बोलते ना वॉल्यूम जंप आ जाएगा थोड़ा बहुत, वही चीज।